अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट क्लास जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने कल देखा था इस पेपर के बारे में, और हमने स्पेसिफिकली इस पेपर में क्या देखा था। हमने कल डिस्कस किया था कि इस पेपर के अंदर, जो कि ईजीएस्ट पेपर कहलाया जाता है, इसमें कॉज ऑफ फेलियर क्या है, ठीक है। और डिफरेंट स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट्स के साथ मैंने आपको बताया था कि जी इसके फेलियर की रीज़न क्या है और उनको कैसे कवर किया जा सकता है। आज की क्लास के लिए हमने कहा था कि हम इस पेपर को आज की क्लास में देखेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने आगे जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें इस पेपर को कैसे तैयार करना होगा, ठीक है। और कल ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसको पेपर पास करने में जो एक फैक्टर वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किस तरह की, जी ये आपका क्रैमिंग का पेपर है और इसको डेली बेस पे करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये भूल जाता है, ठीक है। आपने जो याद करेंगे, आप जब रिवाइज करने बैठेंगे अगर सपोज़ 2 हफ्ते बाद, तो आपको सब भूला होगा। तो इसको डेली बेसिस पे मैंने आपसे कहा था आपने रीड करना है, जो आपको क्लास में करवाया जाए वो आपने रीड करना है, और वीकली बेसिस पे यानी कि वीकेंड पे आपने इसको लर्न करना है, ठीक है। और आपका साथ जो टेस्टिंग स्केड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, उस स्केड्यूल के मुताबिक आपने इसको एग्ज़ाम की तरह प्रिपेयर करना है और टेस्ट देना है, ठीक है। आज अगर हम अपने इस पेपर की तरफ थोड़ी नज़र दोहराएं, तो सबसे पहले जो चीज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए वो है जी सिलेबस। आखिर आईकैप ये जो पेपर टेस्ट करता है उसमें क्या चीज़ कितनी ज़्यादा या किस लेवल की टेस्ट करता है। 5 पोर्शन है इस पेपर के, ठीक है। और उसने आपको दिखा दिया कि जी फर्स्ट पोर्शन जो है उसकी वेटेज 15 to 20 है, सेकंड की 20 to 25 है, देन थर्ड जो है पोर्शन वो सी पोर्शन है 20 to 30, जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज का हामिल चैप्टर है ये, ठीक है, पोर्शन है ये। अब 20 to 30 मार्क्स यानी कि इस पोर्शन सी से आएगा, ठीक है। हम इसको साथ साथ ये भी देखेंगे कि अ, कि इसके अंदर कौन से चैप्टर शामिल हो रहे हैं, ठीक है। सी पोर्शन के अंदर मीटिंग्स जो कि चैप्टर 8 है, डायरेक्टर्स चैप्टर 3 है, एन जी फिक्सेक्टर जो कि चैप्टर 4 है, सही है। सबसे ज़्यादा उसने कहा कि वेटेज इसकी तरफ आएगी, और उसने इसको तकरीबन जो आपके टीचिंग आवर्स दिए वो भी 35 to 40 दिए, और यूजली ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अकाउंट्स एंड डिविडेंड। अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से चैप्टर्स आते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि जी पोर्शन डी, पोर्शन ई और ए पोर्शन सबकी परसेंटेज वेटेज सेम है, दैट इज़ 15 to 20। अब ये जो लास्ट पोर्शन है ई, ये आपके पास सिर्फ एक चैप्टर है जो कि है चैप्टर 12। अब नज़र आ रहा है कि चैप्टर 12 से 15 से 20 नंबर का सवाल आएगा, तो सेम वेटेज उसने ए पोर्शन को भी दी है, जिसके अंदर डिफरेंट और चैप्टर्स भी शामिल हैं, ठीक है। सेम वेटेज उसने जो है आपके पोर्शन डी को दे दी है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर मौजूद है जो कि तकरीबन 7 सफ़ों का है। दोनों साइड की कर लें तो 7 बनते हैं। काइंडली जस्ट गिव मी अ मिनट। हमारे पास, मैंने आपसे कहा तकरीबन 7 सफ़ों का है। बाकी चैप्टर्स का मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास डिटेल मौजूद है जी, देखिए। पार्ट ए हमारे पास कंप्राइज करता है चैप्टर 1 and 2, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास पोर्शन बी जो है, दैट इज़ जिसमें अगेन लिखा होता है कि ये पोर्शन बी हम देख लेते हैं, 15 to 20, 22 to 25 मार्क्स का है, ठीक है। और या सॉरी इसका मेंशन है वेटेज 20 to 25 मार्क्स की। देन पोर्शन सी जो हमारे पास हमने कहा जी सबसे ज़्यादा वेटेज है 20 to 30 की, इसके अंदर चैप्टर 3, 4, 8 आते हैं। देन अकाउंट्स एंड डिविडेंड चैप्टर 9 एंड
11 आते हैं, जो कि बहुत छोटे चैप्टर्स हैं। डिफरेंट तो आई गेस हार्डली 2 सफ़ों का है। वाइंडिंग अप चैप्टर 12 हमारे पास 15 to 20 मार्क्स का आता है। अब कंपनी लॉ के अंदर ये तो हमें चलो समझ आ गई कि जी ये इसकी इतनी वेटेज है, तो सही हमें नज़र आया कि जी बी जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज का है। तो चलो ऐसा करते हैं, इस पोर्शन को बहुत अच्छा तैयार कर लेते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको करते हैं, फिर सेकंड प्रायोरिटी पे हम इस वाले पोर्शन को करते हैं जो कि 5, 6, 7 10 चैप्टरों पे मुहित है। और उसके बाद क्या होगा कि जो रिमेनिंग आपके 5 चैप्टर्स रह गए हैं उसको कर लेंगे। तो हम चलो जी कहते हैं कि जी से एक चैप्टर से 12 नंबर आते हैं, तो तीसरे नंबर पे इसको रख लेते हैं। और 9, 10 ये छोटे चैप्टर्स हैं, चौथे पे इसको कर लेते हैं, पांचवें पे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये वो स्ट्रैटेजी है जो आम स्टूडेंट्स अडॉप्ट करते हैं, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, गलत है। क्यों? उसने बेशक कहा कि जी इस पोर्शन से 20 से 30 मार्क्स का पेपर लूँगा, इस पोर्शन से 15 से 20 का, इस पोर्शन से 15 से 20 का, लेकिन इन मार्क्स की भी उसने जो है वो डिवीजन करती है। कैसे करती है? अगर आप अपना सिलेबस गौर से देखें तो हर सिलेबस के अंदर जो लर्निंग आउटकम है उसके आगे उसने उसका एक कोड लिख लिया है कि जी प्रोफिशिएंसी लेवल P2 होगा और टेस्टिंग लेवल T1 होगा। ठीक है, तो आपको कुछ जगहों पे टेस्टिंग लेवल T1 नज़र आएगा, कुछ जगहों पे टेस्टिंग लेवल T2 नज़र आएगा। इसी तरह प्रोफिशिएंसी लेवल P1, P2 एंड P3 नज़र आएंगे, लेकिन टेस्टिंग लेवल सिर्फ T1 और T2 नज़र आएंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये टेस्टिंग लेवल क्या चीज़ है जो ये टेस्ट कर रहा है। अगर मैं आपको सिंपल अगर सिर्फ ये बता दूँ, ये दिखा दूँ कि जी इस टेस्टिंग लेवल से मुराद क्या है, कि जी T1 में किस तरह के सवाल आएंगे, T2 में कैसे सवाल आएंगे, T3 में कैसे सवाल आएंगे। तो ग्रिड पे जहाँ भी T1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सवाल मैक्सिमम 5 नंबर के होंगे। दिस इज मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि ये सवाल 1 नंबर का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8 नंबर का सवाल भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ ये जो T1 के सवालात हैं, ये कौन से हैं? ये छोटे सवालात हैं। ठीक है, जो कि मैक्सिमम 8 नंबर तक होंगे। लेकिन मज़े की बात क्या है कि एक सवाल मैक्सिमम 8 नंबर का होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल होंगे और उनका टोटल सम 35 होगा, यानी कि 35 नंबरों के ऐसे सवालात होंगे जो कि 8 और 8 से कम नंबरों के होंगे। यानी कि 8 का हुआ, 7 का हुआ, 6 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 4, 3, 2, 1 इनमें से कितने के भी मार्क्स का हो सकता है। लेकिन इस तरह के सवालात क्या होंगे? 35 होंगे मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम एग्रीगेट लिमिट लिखिए, हो सकता है 30, 34, 33, 28, 29 भी हो सकता है। फिर T2 लेवल के जो सवालात हैं वो कहते हैं ये 20 नंबर के होंगे। अब नज़र आ रहा है कि जो 20 है उसने मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई। ठीक है, उसने सॉरी मैक्सिमम लिमिट पर टॉपिक बताई है यहाँ पे, कि एक टॉपिक में से 20 नंबर का सवाल आ सकता है। अब ये सवाल ऐसा नहीं होता कि एक ही क्वेश्चन 20 मार्क्स है, वो एक ही चैप्टर या उससे क्वेश्चन पूछा और उसके पार्ट बना लेते हैं, A B C D ऐसे पार्ट्स बना लेगा। ठीक है, T3 आपके सिलेबस पे मौजूद नहीं है। प्रोफिशिएंसी लेवल्स गिवन थे। ठीक है, प्रोफिशिएंसी लेवल में क्या है कि जो सबसे पहला लेवल है यानी कि सिलेबस में जहाँ जहाँ P1 लिखा आएगा, इससे मुराद क्या है कि यहाँ से बहुत ही बेसिक सवाल किया जाएगा। डिफाइन, वर्ड, एक्सप्लेन, समराइज, इंटरप्रेट, एनालिस्ट। ठीक है, इस तरह के सवालात किए जाएंगे। और अभी हमने देखा कि जी P1 और हम T1 से मुराद क्या था कि T1 में सवाल मैक्सिमम लिमिट पर क्वेश्चन जो थी वो 8 है, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो पूछे जाएंगे वो 35 है। P2 क्या है? P2 वो कौन से सवाल आते हैं? अगर हम वैसे भी देखा जाए ना, तो हमने कंपनी लॉ में कुछ सवाल आते हैं क्रैमिंग के, प्योरली क्रैमिंग के, जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे यूजली। फिर उसके बाद सवाल आते हैं, भी हम आपके सामने मैं आपको पेपर भी दिखाती हूँ,
कि क्या होता है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोगों ने जो है सपोज थ्योरी का जो पेपर दिया, इसके अलावा बी लॉ दिया हुआ है, ठीक है, ऑडिट इंशाल्लाह देंगे। बी लॉ के पेपर में क्या होता था, बी लॉ के अंदर के पेपर के अंदर कोई भी जो क्वेश्चन होता था आपको मालूम है पार्ट्स के फॉर्म में आता था। अब पार्ट में जब एक क्वेश्चन होता था हार्डली 2 से 3 लाइनों का, अगर किसी क्वेश्चन की मैक्सिमम लाइनें भी हो गई थी, कोई सिनेरियो होता था तो तकरीबन 5 से 6, ऐसा ही, ठीक है, मैक्सिमम 5 से 6 लाइनें होंगी और मिनिमम 2-2 3-3 लाइनों पे वो सवाल पूछते हैं। कंपनी लॉ के अंदर सवाल बहुत बड़ा है सर। ये सवाल देखें आप, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये डीबीएल तक खत्म हो रहा है, और उसके बाद देन वो आगे फिर क्वेश्चन कर रहा है जो कि लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्वेश्चन 4 को देखिए अगेन बहुत बड़ा सिनेरियो लिखा हुआ है। क्वेश्चन 5 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसका बी पार्ट देखिए बहुत बड़ा सिनेरियो लिखा हुआ है। 6 के अंदर अगेन सिनेरियो लिखा हुआ है कि भाई आप ये सोचेंगे हैं 10 मिनट के अंदर इतने बड़े सफ़े को, इतने बड़े क्वेश्चन मैं पढ़ूँ कैसे, 10 मिनट तो मुझे एक सवाल पढ़ने में लग जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, अच्छा खासा उसने टेबल भी बना दिया, बहुत बड़ा सिनेरियो है। ठीक है, 9 स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, 10 स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, 11 स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। अब ये क्या हुआ, बहुत से कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे थे और कुछ क्वेश्चन बड़े सिनेरियो बेस्ड लग रहे हैं, तो बड़े मुश्किल सवाल लग रहे हैं। जी ऐसा हरगिज यहाँ पे नहीं है। सवाल बेशक यहाँ पे मैंने आपसे कहा ना कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है प्योरली क्रैम वाला सवाल, दूसरी कैटेगरी है एग्जैक्ट क्रैम वाले सवाल की। ये भी क्रैम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसके क्वेश्चन में उसने सिनेरियो बना दिया है। ठीक है, एक सिनेरियो बना दिए, जवाब आपने रट्टे वाला लिखना है। सिर्फ सिनेरियो से क्या चीज़ पिक करनी है कि जी कोई 2 लोगों के नाम, अहमद एंड अली हो गया या कुछ और हो गया, उस कंपनी का नाम हो गया, कोई भी चीज़ जो कि हम उस क्वेश्चन में से पिक करके अपने जवाब के अंदर देंगे। सर 2 लोगों के दरमियान में कहते हैं अली और अहमद के दरमियान सब बी लॉ में होता था, झगड़ा हो गया, बताओ। वो कहता था सवाल के अली के क्या राइट्स हैं, अहमद के क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, तो हम इन दोनों के लोगों के नाम लेके उस सवाल को एड्रेस कर देंगे। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, हमने कहा कि ये जो P2 है ये भी क्रैमिंग का ही है। क्यों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्लाई करो, कंपेयर करो, एनालाइज करो प्रिंसिपल्स को। ठीक है, कि जो भी लॉ की प्रोविजन है उसको एक्सप्लेन करो, उसको अप्लाई करो, उसके एनालिसिस करो। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने कहा कि होता क्रैम ही है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक सिनेरियो एक्सप्लेन किया होता है। P3 टाइप का ये आपकी जिसे हम कह सकते हैं केस स्टडी है, ये इस तरह का सवाल है। लेकिन उसने ये जो क्वेश्चन है जो आपके P1 लेवल पे, ये 35 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, देन जो आपके P2 लेवल के सवाल हैं, हमने कहा कि इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन एक 20 नंबर का आता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे आपके कैप के सिलेबस में P2 और T2 लेवल तक के ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो P3 या T3 की तरफ नहीं जाता। सही है, वापस चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो ये देखिए उसने सिलेबस के अंदर हर टॉपिक आगे बता दिया कि जी ये टॉपिक कौन से लेवल का टेस्ट होगा। सब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और मॉर्गेजेस एंड चार्जेस P2 लेवल एंड T2 लेवल। इनके T2 लेवल से मुराद क्या है कि आपकी जो ये टेस्टिंग है मैक्सिमम क्वेश्चन 20 पे आ गई है, और P2 के अंदर क्या है कि कोई सिनेरियो देगा, कोई एनालिसिस देगा जिसमें आपने बात करनी होगी। हमने कहा ये आपको तभी आएगा जब आपने चीज़ें याद की होंगी। ठीक है, सो ये हमारे पास एक ओवरव्यू है, ठीक है, आपके सिलेबस का। सही, जिसके अंदर आपको वाइंडिंग अप बाय कोड के अंदर टेस्टिंग लेवल देखिए T1 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्यों अभी तक कोई भी वाइंडिंग अप का सिनेरियो पे सवाल नहीं आया, सिर्फ रट्टे वाला सवाल आया, डिफाइन करो, एनालिस्ट करो, एनालाइज, एक्सप्लेन करो। ठीक है, अब हमने कहा था, जैसे हमने कल प्रॉमिस किया था कि हम एक पास पेपर सामने रखेंगे। अब हमने ये चीज़ पे देख ली कि जी पेपर एमसीक्यूज जो हैं वो हैं जनाब 15 मार्क्स के। ठीक है, तो हमने कहा जी एमसीक्यू
पास 15 मार्क्स के। सही है। उसके बाद हमने कहा हमारे पास जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके क्रैमिंग बेस्ड होंगे, हमने कहा जी वो 35 नंबर के सवाल है। चलें जी, एमसीक्यूज तो आपके सामने है ही है, ठीक है। अब एमसीक्यू में भी एक बड़े मजे की बात है, उसने कहा है 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। ये नहीं कहा 15 एमसीक्यूज पूछूंगा हर एक का एक एक नंबर है, ऐसा हर किस नहीं है। हो सकता है एमसीक्यू 1.5 मार्क्स का हो। और हम इसी अटेम्प्ट के अंदर देख लेते हैं कि जी एमसीक्यू टोटल उसने कितने पूछे हैं। मेरे हाल में उसने अराउंड 12 पूछे थे। ये देखिए जी एमसीक्यू है 1.5 मार्क्स का। सही है, आगे चलते हैं। ये देखिए जी, बस एक और भी था 1.5 मार्क्स का जी। ये देखिए एमसीक्यू नंबर 9 1.5 मार्क्स का है। देन एमसीक्यू 10 भी 1.5 मार्क्स का है, 11 भी है, 12 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास उसने 13 एमसीक्यूज नंबर में पूछे और इसके अंदर 3 से 4 नंबर तो 1.5 मार्क्स के। अब चलते हैं कि जी एमसीक्यूज के बाद हमने कहा जी वो रटे वाला सवाल। तो रटे वाला सवाल जो है मैंने आपसे कहा कि दो तरह के होंगे। एक तो वो होंगे जहाँ पे प्योरली रटा होगा। तो जो प्योरली रटा है, जरा आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट रिलेटिंग टू क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस एंड कंपनसेशन। कि जी क्रिमिनल लायबिलिटी बता दो। आपको सवाल की लेंथ से ही पता चल रहा है, स्टेट द प्रोविजन, बस प्रोविजन लिख दो कि जी क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होगी और उसकी कंपनसेशन क्या होगी। 5 नंबर आपके यहाँ से आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम नंबरों को ऐड भी करते जाते हैं कि भाई हमारे पास कितने मार्क्स टोटल बनते हैं। हमने कहा जी 5 यहाँ से हो गए, जो कि उसने कहा था 35 का वादा किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखिए, डिस्कस द ग्राउंड्स। अगेन एक आपके पास, अभी हम सवाल पूरा नहीं पढ़ते क्यों, हमने चैप्टर पढ़ा नहीं। रटे वाला सवाल आ गया जी, 9 नंबर हो गए। हमने कहा ओके गुड हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक है। हमने कहा 9 मार्क्स ऑलरेडी हो गए थे, उसने 2 डेफिनेशंस पूछ ली और इसके अलावा उसने एक और हमसे प्रोविजन पूछ ली। 10 नंबर का टोटल सवाल है, तो इनके 19 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए क्वेश्चन 7 तक पहुँचते हुए। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उसने आपसे एग्जैक्टली लिस्ट करो, यानी कि लिस्ट फोर सर्कमस्टांसेस करो, लिस्ट एनी 10 कंटेंट करो। 19 नंबर हमारे पहले हो चुके थे, ठीक है। और 12 मार्क्स का उसने और आपसे यहाँ पे सवाल कर लिया, सॉरी 11 मार्क्स का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें 30 मार्क्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। 30 कंप्लीट हो गए, अभी भी हमारा पेपर रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखें तो ये है जनाब आपके पास वाइंडिंग अप का सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि उसने पूछा है 8 नंबरों का। आई गेस एक और सवाल भी उसने पूछा था वाइंडिंग अप का, ये देखिए जी नीचे 15। तो 15 नंबर का उसने वाइंडिंग अप का सवाल पूछा, 30 नंबर हमारे पास हो चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 43 मार्क्स का पेपर जो है हमने कहा वो आपका प्योरली नॉलेज बेस्ड, यानी कि आपने रटा मारना है और 43 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो आप, हम मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस तरह तैयारी करना शुरू करते हैं कि जी अच्छा चलो जी ये बड़ा पोर्शन है मैं यहाँ से कर लूँ, ये छोटा पोर्शन है यहाँ से कर लेता हूँ तो पास हो जाऊंगा। तो देखिए उसने ज़रूर ये कहा है कि यहाँ से मैक्सिमम इतने नंबर ये इसकी वेटेज इतनी है, लेकिन उस वेटेज के अंदर भी जो सवालात हैं सब 15 से 20 वाले में जो है जो क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है वो T1 लेवल का है, हो सकता है T2 लेवल का आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जिस लेवल का उसने आपको सिलेबस में बताया है चैप्टर, उसकी उसी लेवल की तैयारी कीजिए, सही है। तो हम पेपर देख रहे थे, हमने देखा जी 43 मार्क्स का जो है वो पेपर हमने देखा है कि वो आपका क्रैमिंग बेस्ड है, ठीक है। तो अगर 43 ये हो गए, 15 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि जी 58 मार्क्स का पेपर तो यहीं पे हो जाता है,
सही है। 58 मार्क्स का पेपर आपका यहीं पे हो जाता, तो पीछे रह गए 42 मार्क्स। अब 42 मार्क्स में भी हमने कहा कुछ क्रैम है और कुछ जो है वो केस स्टडी है। ठीक है, तो अगर हम कुछ जो क्रैम वाले हैं, अगर उसको हम ये देखें, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर ये जो है, एडवाइज करो इन दो लोगों को और उनको बताओ, किस बारे में बताओ कि कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, ये भी आखिर करना क्या है। ठीक है, कि जी एक ईओजीएम में कंडक्ट की मीटिंग है, कंडक्ट करानी है, तो आप क्या करेंगे, कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन आपको जो है वो प्योरली रटा मिल, सब ये जो टेबल वाला सवाल है इसके अंदर थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। ठीक है, देखते हैं, लेकिन सिंस हमने टॉपिक नहीं दिया तो हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, पेपर मैंने आपको सामने से दिखा दिया, ये भी बता दिया। ठीक है, कि ये आसान क्यों है, लेकिन आसान वही बात है कि आसान कहने को आसान उन लोगों के लिए जो इसको अच्छे से तैयार करेंगे, तो उनको पता है कि भाई इसमें उतनी मेहनत या उतना टाइम ये नहीं ले रहा जितना बाकी और पेपर पास करने के लिए लेते। ठीक है, अच्छा जी, अब वापस चलते हैं अपनी ओरिएंटेशन की तरफ। हमने ये देख लिया कि जी हर टॉपिक की वेटेज कितनी है, अब चैप्टर्स क्या होंगे, फिर हमने प्रोफिशिएंसी लेवल को देख लिया, हमने जो है टेस्टिंग लेवल को देख लिया। आई कैप की जो पास्ट जो उसका ट्रेंड चलता आ रहा है, वो यूजली इसलिए इसको जो उसने अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई है, वेटेज बनाई हुई है, उसको फॉलो ही कर रहा होता है। कभी कभार किसी पोर्शन में मैक्सिमम लिमिट पे या किसी पे मिनिमम लिमिट, एवरेज जो है वो उसी परसेंटेज के दरमियान में। ऐसा नहीं है कि जी उसने जो ए पोर्शन है 15 से 20 दे कह के वो इससे 35 नंबर का सवाल पूछ ले, ऐसा नहीं होता, वो ग्रेड को फॉलो करता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं कि भाई आप लोगों से क्या रिक्वायर्ड है। आप लोगों के पास क्या होना चाहिए जी, स्टडी टेक्स्ट लाजमी होना चाहिए अपने पास, बेशक प्रिंट करवा के रख लें। ठीक है, आपने लेटेस्ट स्टडी टेक्स्ट डाउनलोड करना है। अब स्टडी टेक्स्ट को मैं क्यों एम्फेसाइज, क्यों बार बार कहती हूँ, स्टडी फॉर इंस्टेंस ये देखें, रैंडम मेरे सामने पेज खुल गया, उसमें देखिए उसने टॉपिक एक्सप्लेन किया और साथ ही एग्जाम्पल दे दी कि अगर नहीं समझ आती तो एग्जाम से पढ़ ले, समझ आ जाएगी। और जहाँ पे जैसे ही टॉपिक खत्म होता है या चैप्टर एंड होने वाला होता है, आपको नजर आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या हैं, ये पास पेपर के ही सवालात हैं। ठीक है, ये तो ये देखिए जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 10, 9, अब क्योंकि हर टॉपिक जहाँ एंड होता है वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। नहीं कि ये देखें ये चैप्टर एंड हो रहा है और प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है 8 प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन से, ये आई कैप के पास्ट पेपर्स हैं, ये आई कैप के ड्राफ्ट करदा सवाल हैं। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा एग्जाम्पल पढ़ी, फिर इन सवालों को करें। अगर आप साथ साथ इन सवालों को करते हैं तो देयर इज नो चांस कि आपका पेपर फिर भी फेल हो जाए। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि आप हर साथ साथ अगर उसका पास पेपर तैयार करते हैं, उसको लिखते हैं रजिस्टर के ऊपर, तो आपका लाजमी पेपर पास होगा। ठीक है जनाब, सो ये देख लिया कि जी आप लोगों के पास जो कंपलसरी है, कंपल्शन है, लाजिम है, वो ये है कि आपके पास स्टडी टेक्स्ट होना चाहिए। दूसरी आपके कौन सी बुक होनी चाहिए, ये आपके पास एक आतिफ आबिदी साहब की बुक है, के पास पेपर्स की बुक है, जिसमें पास पेपर्स को उन्होंने क्या किया है, हर चैप्टर वाइज उसके पास पेपर एक जगह इकट्ठे कर दिए। सबसे अच्छी बात इस किताब की है, एक तो यह है कि तमाम क्वेश्चंस एक जगह इकट्ठे होने के अलावा यहाँ पे सवालों के साथ उनके एग्जामिनर कमेंट्स और उनकी मार्किंग स्ट्रेटजी भी साथ आपको मिलेगी, जो की तैयारी करने में सबसे अहम टूल है। इंस्टेड कि आप जो है डाउनलोड करें, वहाँ से देखें, आपकी किताब खरीदें। ठीक है, हर सवाल के साथ एग्जामिनर कमेंट मिलेगा। एग्जामिनर कमेंट पे मैं इतना क्यों emphasize करती हूँ कि एग्जामिनर कमेंट में वो एग्जैक्टली बताता है where you were going wrong। अब जैसा एक रैंडम मेरे सामने खुला है, एग्जामिनर कमेंट तो देखें, एग्जामिनीज वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, नहीं कि उसने गलती बता दी कि भाई ये गलती पहली कर। दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, कहते हैं डिड नॉट मेंशन, उन्होंने एक चीज बतानी थी जो बताई नहीं, जो कोई बड़ा खास पॉइंट था।
ठीक है। डिड नॉट कवर द कोरम रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कोई खास चीज़ थी जो कि उन्होंने डिस्कस ही नहीं की, उसके बारे में बात ही नहीं की। ठीक है, तो ये किताब बहुत ज़रूरी है आपके पास होना। एग्जामिनर कमेंट्स भी साथ साथ है, इसमें मार्किंग स्कीम साथ साथ है, तो ये आपको हेल्प करती है अपने पेपर की तैयारी में। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ओरिएंटेशन। हमने इसमें देखा कि हमने अपने एग्ज़ाम के लिए इस पेपर को कैसे तैयार करना होगा, कितने पोर्शन ऑफ परसेंटेज हर चैप्टर को एलोकेटेड है। ठीक है, और जो है हमने इसके अलावा हमने कौन सी बुक्स देखनी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टडी टेक्स्ट और आपके पास ये आतिफ आसर आतिफ आबदी की किताब लाजमी होना ज़रूरी है, ये आपके पास लाजमी हो। ठीक है, इस पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, रादर देन आप पास पेपर प्रिंट कराते हैं। फिर सिंस ये है कि अगर आप एक पास पेपर एट अ टाइम पूरा कर तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें से ढूंढते हैं जी फलाने चैप्टर 3 के जो है ना वो क्वेश्चन ढूंढो, पहले से भी, दूसरे से भी, तीसरे से भी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उससे हल ये है कि आप ये किताब लें, इससे अप्लाई करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर हम अपने सिलेबस को शुरू करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, और चैप्टर 1 से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास को हम आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।